मध्य प्रदेश में जैसे ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर ताबड़तोड़ हमले चालू हुए प्रॉपर्टी डीलिंग, प्रॉपर्टी बनाने पर, वैसे ही कुछ अंदर से कुछ बाहर से यानी विपक्ष से राजनीति तगड़ी हुई तो मोहन यादव भी तेजी में आ गए, सजग हो गए। वो लगातार ऐसे निर्णय ले रहे हैं जिससे उनके खिलाफ हो रही ये राजनीति कोई आकार ना ले सके और केंद्र को कोई ऐसा मौका ना मिल सके जिससे उन्हें पद से हटाने की कोई बड़ी जो साजिश हो रही हो उसे फलीभूत होने से रोका जा सके। इसी क्रम में उनने एक बड़ा निर्णय जो लिया है, 9 साल से लंबित पड़ा, 2016 से लंबित पड़ा, जो मध्य प्रदेश सरकार के हजारों कर्मचारियों को पदोन्नति का मामला है, ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक उन्होंने चला है और शायद अब ये पदोन्नति का लाभ मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मिल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनशोध। मैं प्रदीप तिवारी। तो लगभग 9 वर्षों से रुकी हुई सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंचती नजर आ रही है। राज्य सरकार ने पदोन्नति नीति मंजूरी देने की दिशा में कदम उठा लिया है। यदि नियम लागू होते हैं तो हजारों कर्मचारियों को लाभ होगा और 2016 से आरक्षण की गुत्थी में उलझी और विवादों में घिरी यह पदोन्नति का फैसला आखिरकार कर्मचारियों के हित में होने जा रहा है। ऐसे सूत्र जनशोध न्यूज के सूत्र बता रहे हैं। लेकिन इस फैसले के साथ एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो गया है कि क्या मध्य प्रदेश सरकार के पास में इतना संसाधन है, इतने फंड्स हैं कि वो इतने बड़े पैमाने पर पदोन्नति को फंड कर सके, कर्मचारियों को वेतन जो बढ़कर मिलेगा उसे दे सके। इन सब पर सवाल किए जा रहे हैं और इस पर तफ्तीश से हम बात करेंगे जनशोध में, क्योंकि जनशोध मुद्दे आधारित पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश में कितने सरकारी कर्मचारी हैं? मार्च 2024 तक के उपलब्ध जो डाटा हमने खंगाला है उसके अनुसार राज्य सरकार ही कह रही है कि मध्य प्रदेश में 6,06,876 नियमित यानी रेगुलर कर्मचारी हैं। इसके अलावा भी संविदा पर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अनेक कर्मचारी हैं, मगर उनकी हम बात अभी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पदोन्नति में उनका कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ा विभाग जो इस सब को लेके चल रहा है, यानी सबसे ज्यादा जहां पर कर्मचारी काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश शासन के, वो है स्कूल शिक्षा विभाग, फिर गृह विभाग आता है यानी पुलिस विभाग आता है, स्वास्थ्य विभाग आता है, उसके बाद पंचायत एवं ग्रामीण मंत्रालय है, लोक निर्माण विभाग है, वन और राजस्व विभाग है। अब इन सब में कितने कर्मचारियों की पदोन्नति वेटिंग है, कितने कर्मचारियों को पदोन्नति मिलने वाली है, जिस पर सरकार निर्णय लेने वाली है, इस सब पर हम बहुत डाटा खंगालने के बाद भी, बहुत सी साइट, गवर्नमेंट साइट्स, गवर्नमेंट डेटा और जो हमारे गवर्नमेंट में कनेक्शन है उनको खंगालने के बाद भी हम पर तक ये जानकारी नहीं आई, क्योंकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक रूप से कहीं पर जारी नहीं किया है कि कितने कर्मचारियों की पदोन्नति आखिर लंबित है, वेटिंग में है। मगर जो हमने अलग अलग सरकारी संगठनों से, कर्मचारी संगठनों से बात की, प्रशासनिक जो इस विभाग को देखते हैं उन मंत्रालय में बात की, तो मोटा मोटी जो जानकारी हम जुटा पाए हैं उससे 1.5 लाख से 2 लाख कर्मचारी की पदोन्नति लंबित है। कुछ केसेस में ऐसा जरूर हो सकता है कि कुछ कानूनी प्रक्रिया के तहत वो कम हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कर्मचारियों पर अलग अलग कार्रवाई भी इस दौरान हुई हैं, जिसकी वजह से ये लंबित भी रह सकता है उन पर्टिकुलर केसेस में। बाकियों के लिए ये शायद अब उनको पदोन्नति का रास्ता उनके लिए साफ हो जाए। ऐसे जिनकी पदोन्नति 2026 16 से लंबित है,
उनमें बड़ी संख्या शिक्षकों की है। शिक्षक इसकी लगातार मांग भी करते रहे हैं और एक शिक्षक एक ऐसा वर्ग है, शिक्षा विभाग ऐसा वर्ग है जो बड़े एरिया को कवर करता है, बड़े लोगों को मोटिवेट करता है सरकार के खिलाफ या सरकार के सपोर्ट में। तो इसकी चिंता सरकार को भी है। पुलिस कर्मचारी हैं, लिपिक वर्ग हैं, इंजीनियर हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, वन विभाग के कर्मचारी हैं और सचिवालय के जो कर्मचारी हैं, जहां से सब फाका होता है, वहां के कर्मचारी भी वेटिंग में। अब प्रमोशन से सरकार पर कितना अतिरिक्त खर्च बढ़ने वाला है, तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि यदि औसत एक कर्मचारी की पदोन्नति से 4,000 से 8,000 भी सरकार के ऊपर बोझ जाता है, तो लगभग एक हम मोटा मोटी अनुमान लगा रहे हैं कि हम 25,000 ऐसे कर्मचारियों को छोड़ दे रहे हैं जिन पर कि अलग अलग मुद्दों की वजह से अलग अलग प्रकरण चल रहे होंगे, तो उन्हें लंबित ही रखा जाएगा। तो भी अगर हम देख लें तो 1,75,000 ऐसे कर्मचारी होंगे जिन्हें पदोन्नति सरकार को देनी होगी। तो इससे अनुमानित खर्च सरकार के ऊपर कितना बैठेगा? अगर बहुत कम अनुमान के आधार पर देखा, 4,000 प्रति माह के न्यूनतम स्तर पर देखा जाए, तो अब भी सरकार को 840 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा इनकी पेमेंट्स में। और अगर इसी को हाई लेवल पर उच्च अनुमान पर अगर हम देख लें 8,000 के आसपास प्रति माह के आसपास, तो ये बैठता है 1,680 करोड़। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी ये राशि मध्य प्रदेश सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार वैसे ही अभी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। अब इसमें ये केवल वेतन की मांग हो गई, अगर इसमें डीए, एचआरए, भविष्य की जो पेंशन देनदारियां हैं और अन्य भत्तों को अगर सारा कुछ को जोड़ दिया जाता है, तो ये लगभग 2,000 करोड़ से भी अधिक का बजट बन जाता है। और सरकार ने जो जारी अनुमान किया है, इस सब मुद्दे पर कोई क्लियर ऐसा सरकार की ओर से अभी दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए मोटा मोटी विशेषज्ञों का अनुमान है जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। अब सरकार को एक साथ एरियस देना पड़ेगा कि ये सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अगर वहां तक का 2016 से अगर प्रत्येक कर्मचारी को सरकार को एरियस देना पड़ गया, तो ये तो बहुत बड़ी वित्तीय संकट मध्य प्रदेश सरकार के सामने खड़ा हो जाएगा। तो जी नहीं, इसमें संभावना कम है। यदि पदोन्नति प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होती है, यानी आगे से प्रभावी लागू होती है, तो इसको मध्य प्रदेश सरकार को कर्मचारियों को नहीं देना पड़ेगा, तो सरकार को कई वर्षों का एरियस भी नहीं देना पड़ेगा। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने पहले ही संकेत दिया था कि इससे यानी पदोन्नति करने से राज्य सरकार पर तत्काल कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। यानी इस एक लाइन से आप समझ सकते हैं कि कर्मचारियों को एरियस नहीं मिलने वाला। 2026 और 27 के बजट के अनुसार पहले हम देख लें कि मध्य प्रदेश सरकार की अभी आर्थिक स्थिति क्या है, आर्थिक इकोनॉमी में कहाँ पर ठहरती है सरकार। कुल जो बजट है सरकार का लगभग 4.23 लाख करोड़ का ये बजट है। शुद्ध इसमें व्यय जो है 3.89 लाख करोड़ का शुद्ध व्यय यानी एक्सपेंडिचर है, कहीं ना कहीं वो खर्च हो रहा है। राजकोषीय घाटा यानी सरकार एडमिनिस्ट्रेशन पे जो खर्च करती है, कहीं ना कहीं फ्यूलिंग पे, कर्मचारियों के पेमेंट्स पे और एक्स्ट्रा ऑफिस मैनेजमेंट है, जो कई चीजें जो वहां पर हैं, उन पर 71,458 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार खर्च कर रही है। और सरकार के पास में अगर अधिशेष की बात करें तो केवल 54 करोड़ रुपए अनुमानित अधिशेष बचता है। तब इससे 2,000 करोड़ के पैमाने को कैसे काटा जाएगा, ये सरकार के लिए भी चुनौती है। देखना यह है कि सरकार आखिर इसमें करती क्या है। इसका अर्थ यह भी है कि राज्य सरकार के प्रयास अतिरिक्त राजस्व की गुंजाइश सीमित है और अधिकांश नए खर्च में व्यय पुनर्संतुलन पूरी तरीके से नाकाम साबित होने वाला है। तब इसमें क्या सूरत हाल बनती है?
सूरत हाल केवल लोन है, कर्ज है जो राज्य सरकार लगातार लेती जा रही है। तो राज्य सरकार के पास जो पैसा है वह आखिर इतना कम क्यों हो रहा है, और आखिर ये जो पैसा आ रहा है वो खर्च कहाँ हो रहा है, तो आप उसकी भी बात कर लेते हैं। राज्य सरकार इस समय कई बड़े क्षेत्रों में काम कर रही है। सबसे बड़ा क्षेत्र जो है सड़क एवं एक्सप्रेस वे। तो मोदी सरकार के आने के बाद से इस एक मुद्दे पर जमकर काम हो रहा है, और केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगी हुई है। सिंचाई और जन संसाधन पर दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश सरकार सबसे ज्यादा खर्च कर रही है, इसलिए एग्रीकल्चर की दिशा और दशा मध्य प्रदेश में सुधरती चली जा रही है। लाडली बहन जो एक योजना है उस पर राज्य सरकार काफी पैसा खर्च कर रही है। कृषि सहायता, बिजली सब्सिडी, स्वास्थ्य और चिकित्सा में, शिक्षा, औद्योगिक निवेश, शहरी विकासकरण और पुलिस के आधुनिकीकरण तक में मध्य प्रदेश सरकार खर्च कर रही है, और इन्हीं क्षेत्रों में वेतन और पेंशन भी राज्य के सबसे बड़े राजस्व व्यय में शामिल है। वेतन पर होने वाला खर्च राज्य की आय का एक बड़ा हिस्सा है जो मध्य प्रदेश सरकार खर्च कर रही है। अब जो सरकार प्रमोशन का रास्ता साफ कर रही है, इतने सालों में जो अन्य सरकारें नहीं कर पाई वो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार कर रही है, तो क्या इससे सरकार को भी कोई लाभ होने वाला है? तो इसका जवाब है जी। सबसे बड़ा तो वरिष्ठ जो पद खाली हैं वो भर जाएंगे, जिससे प्रशासनिक निर्णयों में तेजी आएगी, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, तो उनकी काम की भी गति बढ़ सकती है। निचले पद खाली होंगे तो वैकेंसी ओपन होंगी जो लोगों को अतिरिक्त रोजगार देने का काम करेगी, और सेवा की जो दक्षता है यानी जो सर्विस क्वालिटी है उसमें भी सुधार आने की संभावना है। हालांकि शासकीय स्तर पर कितना ये सुधार आ पाता है ये देखना काबिले गौर होगा। राजनीतिक दृष्टि से अगर ये फायदा देखा जाए तो जो कि आज के समय में इस एंगल से सबसे ज्यादा निर्णय लिए जाते हैं, उस पर बात कर लेते हैं कि यह निर्णय केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार मिलाकर लाखों वोटर्स को मोटिवेट करते हैं, प्रभावित करते हैं। लंबे समय से लंबित पदोन्नति का समाधान सरकार के लिए सकारात्मक संदेश देने वाला है, जबकि विपक्षी सरकार की वित्तीय क्षमता और क्रियान्वयन पर सवाल उठा सकता है, उठा भी रहा है। इसमें एक राजनीतिक एंगल और जुड़ रहा है कि जो करंट में मोहन यादव के ऊपर जो एक प्रकार से प्रॉपर्टी बनाने का और पद में रहते हुए भ्रष्टाचार करने का एक मामला जो सामने आ रहा है, उसका भी एक बड़ा जवाब हो सकता है और सरकार को शायद ये बचा ले जा सकता है। हालांकि कितना ये कारगर होगा ये अभी आने वाला समय बताएगा। मध्य प्रदेश के सामने दोहरी चुनौतियां हैं। एक तो कर्मचारियों को वर्ष से पुरानी मांगों को पूरा करना है, दूसरी ओर इसके लिए सीमित अपने संसाधनों से उस बड़े बजट को मैनेज भी करना है। यदि सरकार चरणबद्ध तरीके से पदोन्नति करती है और एरियस का बड़ा बोझ लेने से बच जाती है, तो इस पूरे निर्णय को वित्तीय रूप से अधिक प्रबंधनीय बनाया जा सकता है, किया जा सकता है। मगर सरकार के सामने फिर भी चुनौतियां कम नहीं है। वेतन और पेंशन व्यय में वृद्धि राज्य सरकार की वित्तीय योजना का पूरा खाका बिगाड़ सकते हैं। पदोन्नति का रास्ता खुलना कर्मचारियों के लिए तो राहत का संकेत है, लेकिन प्रशासनिक सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार किस गति से, किस मॉडल से और किस प्रशासनिक दूरदर्शिता और पारदर्शिता से इसे लागू करती है, और किस एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन और एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी के से इन कर्मचारियों से बेटर रिजल्ट निकलवाती है। इस पूरी जो डिसीजन है इस पूरे निर्णय का उस पर दारोमदार होगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अगर आप हम कमेंट में बताकर अपनी बात शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जनस्रोत। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती,
और राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार।